बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओम्स ने अपना कौन सा लॉ दिया था और वो क्या था। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के पिछले लेक्चर को देखा होगा और आपको इसके बारे में पता होगा। तो हुआ क्या कि बेसिकली ओम ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये सोचा कि क्या हो जब हम अपने करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कोई हो सकता है कि कोई हम रिलेशन ढूंढ लें। तो वो बेसिकली कर क्या रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। और पोटेंशियल डिफरेंस में जब चेंजेस हो रहे थे तो वो उसके बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे थे कि करंट के वैल्यू में क्या वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। तो इसी रिलेशन को उन्होंने ध्यान से ऑब्जर्व किया, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर जाकर उन्होंने अपना एक लॉ दिया। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक सर्किट डायग्राम से इस लॉ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक एमीटर है। एमीटर का काम बेसिकली होता है करंट को मेजर करना। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया गया है, जिसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है और जो एमीटर है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है। आप मान करके चले इस बैटरी के पास हम एक ऐसी कैपेसिटी है कि ये अपने पोटेंशियल डिफरेंस को लगातार चेंज कर सकती है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के डिफरेंट वैल्यूज को लिखेंगे और साथ ही साथ एमीटर में देख करके कितना करंट हम उस टाइम पे फ्लो हो रहा है उस वैल्यू को मेजर कर लेंगे। तो हमने क्या किया, बैटरी को पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमारे पास एक वैल्यू थी जिसका नाम था 10 वोल्ट। तो उसके रिगार्डिंग हमने जब अमीटर में रीडिंग चेक की तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो करंट की वैल्यू आई वो 1 एम्पियर में आई। उसके बाद जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को 20 वोल्ट किया तो हमारे पास करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आई। फिर हमने जब 30 वोल्ट किया तो हमारे पास करंट की वैल्यू 3 एम्पियर आई। तो सर साइमन ओम ने भी यही सेम एक्सपेरिमेंट किया था। और इसी एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको हम लोग एक ग्राफ के ऊपर बना करके देखें क्या होता है। तो उन्होंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। आप चाहे तो आप अपने पास एक ग्राफ पेपर होता ही होगा तो आप उसको लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाला जो जहाँ पर हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं उसको हम लोग ओरिजिन जीरो का नाम दे सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग करंट को इंडिकेट करेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को रखेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पर 30 है। और उसके रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू यहाँ पे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर है। तो ग्राफ बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने 10 वोल्ट पर देखा था कि करंट 1 एम्पियर था, तो ये एक पहला पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा पॉइंट 20 और 2 पे था, तो यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट मिल गया। और 30 और 3 पर यहाँ पर आपको तीसरा पॉइंट मिल चुका है। तो जो आपको क्या करना है कि ये इन तीनों डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर देना है, तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आया तो आपने ये देखा कि जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था उसी के साथ साथ हमारा करंट की वैल्यू भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी यहाँ पर। तो इस आधार पे हम यहाँ पे एक रिलेशन लगा सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यानी कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को अगर बढ़ाएंगे तो आपके लिए करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये जो रिलेशनशिप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, यानी कि पावर वन में यहाँ पे एक रिलेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन जो रिलेशनशिप था यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम कर रखा था कि ये एक पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए। अब वो कंडीशन क्या क्या है, तो उन कंडीशन को हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे पहला कंडीशन है कि ओम्स लॉ वैलिड होने के लिए आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप जब भी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच वाला, तो उस दौरान आपको ऐसा नहीं करना है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान आपका टेम्परेचर बार बार बदल जाए। तो पहला कंडीशन यही होना चाहिए कि अगर आप एक 27 डिग्री सेल्सियस पर अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो वो 27 ही रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट के दौरान वो चेंज नहीं होना चाहिए। तभी ओम्स लॉ वैलिड हो पाएगा। दूसरा, हमारे पास एक स्टेबल फिजिकल कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि लेट से आप जिस भी वायर के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके कि दो एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी था और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था वो आई था, उस वायर के लेंथ में, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए एक्सपेरिमेंट के दौरान। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वायर की लेंथ को डबल कर दिया, उसको काट के आधा कर दिया, या उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को खींच के बहुत छोटा कर दिया। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एक्सपेरिमेंट वैलिड नहीं रहेगा यहाँ पर। और तीसरा चीज़ यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि
ऐसा आपको नहीं करना है कि आप बहुत हाई करंट को वायर के अंदर पास करा दें, क्योंकि आप आगे अभी पढ़ोगे कि करंट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है। जब भी वायर के अंदर से करंट को पास कराया जाता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। हीट प्रोड्यूस करने से क्या होता है कि वायर का जो मटेरियल है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि आपका जो एक्सपेरिमेंट जिसमें आपने पहले ही एज्यूम ये किया था कि टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, हीट होने की वजह से टेम्परेचर बदल जाएगा और ये एक्सपेरिमेंट वैलिड नहीं रहेगा। और चौथा आप ये बता सकते हैं कि जो आपके पास कंडक्टर होना चाहिए वो बेसिकली एक ओमिक कंडक्टर होना चाहिए। ओमिक कंडक्टर यहाँ पे मतलब है कि आपके पास एक मेटल्स होने चाहिए। आपको पता ही होगा कि हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, अलग अलग कैटेगरी के मटेरियल्स होते हैं। तो ओम्स लॉ सिर्फ वैलिड होता है मेटल्स के केस में, यानी कि मेटल्स के ही केस में आपको दिखेगा कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे थे तो करंट की वैल्यू बढ़ रही थी। तो ये सारे कुछ उसके पीछे हुए छुपे कंडीशन थे जिसको आपको जरूर जरूर से जानना चाहिए, तभी आप ओम्स लॉ को इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने ये देखा कि साइमन ओम बेसिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट के दौरान वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन खोज रहे थे, और उसको खोजने के लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस को एज्यूम करके रखा था कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं चेंज होना चाहिए, और उसके लेंथ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और हम ओमिक कंडक्टर यानी कि हमारे पास मेटल ही होना चाहिए, और साथ ही साथ वायर के अंदर बहुत हैवी करंट नहीं पास कराना चाहिए जिससे कि उसका टेम्परेचर ना चेंज हो पाए। तो चलिए दोस्तों, अब इस प्रोपोर्शनल वाले सिंबल्स को हम लोग एक इक्वेशन का रूप देते हैं। तो हमें पता है कि प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए किसी कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा वो कांस्टेंट आर होगा, और ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा। आर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल का, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो जैसे कि अगर आप कंडक्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, तभी तो उसके अंदर से करंट पास हो जाता है। बट अगर हम एक इंसुलेटर की बात करते हैं तो इसके अंदर से करंट जब पास कराते हैं तो बिल्कुल भी पास नहीं होता, यानी कि आप बोल सकते हैं कि इंसुलेटर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस, एक कांस्टेंट है जो कि बेसिकली टेम्परेचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, और साथ ही साथ ये लेंथ पे भी डिपेंड करता है वायर के, और क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ अगर आपने मटेरियल चेंज कर दिया तो ये भी बदल जाएगा, यानी कि आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास एक सिल्वर और एक कॉपर का वायर है तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, यानी मटेरियल बदलने से रेजिस्टेंस बदल जाता है। तो यही वो कांस्टेंट है जिसको लगा के ये इक्वेशन बनता है। तो आप इसी वजह से बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है? और सर्किट में कभी भी इस रेजिस्टेंस को दिखाने का जो सिंबल होता है हमारे पास, वो सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें हम लोग जिगजैग तरीके से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और अगर आप इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट निकालना बहुत आसान है। तो हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू आई आर होता है। तो आप यहाँ से आर बराबर क्या बोल सकते हैं, आई को उधर भेजेंगे इक्वेशन के तो वो डिवाइड में चला जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो जाएगा वोल्ट, और करंट का यूनिट हो जाएगा एम्पियर। तो यानी कि आप इसके यूनिट को बोल सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर। अब क्या हुआ कि ओम्स ने इसकी डिस्कवरी की थी बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से, तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग इसी वोल्ट पर एम्पियर को ओम भी बोल सकते हैं। और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से बना के हम लोग रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये ओम्स लॉ के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ पर आपने पहले ये सोचा कि ओम ने कैसे सोचा, ओम का सोचना यही था कि क्या हम कुछ ऐसा करके पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन खोज सकते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया, करंट की वैल्यू को नोट किया और ग्राफ बनाया। तो उन्हें पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में एक लीनियर रिलेशन होता है जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये दोनों एक दूसरे से। फिर हमने उस प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगाया, और फिर वो रेजिस्टेंस उसको बाद में नाम दिया गया, फिर वो टेम्परेचर, लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता था। इसका सिंबल हमने देखा और फिर हमने फाइनली इसके यूनिट को